नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके मध्य में उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास से आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के, जो आपके लिए भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? विकल्प है आपका जागरण सुधार काल, दूसरा विकल्प है जागरण काल, तीसरा विकल्प है नवीन काल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का जो अन्य नाम है वो है जागरण सुधार काल। यह नाम जो है डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था, डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया था। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का काल है, यानी द्विवेदी युग की जो है समय सीमा क्या मानी जाती है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा सामान्यतः सन 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। अगला, सरस्वती पत्रिका का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कब आरंभ किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था और द्विवेदी युग का नामकरण भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान के कारण उनके नाम पर ही प्रचलित हो गया। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को बनाया। पहला विकल्प व्याकरण सम्मत, दूसरा विकल्प संयमित सुबोध और तीसरा विकल्प सरल स्पष्ट। तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। ये इसलिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार अपने हाथों में लिया था, तो हिंदी भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कृतनिष्ठ बनाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किया था और उस समय के हिंदी के तमाम सारे साहित्यकारों को, कवियों को खड़ी बोली के लिए, परिष्कार के लिए, परिमार्जन के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेरित किया था। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण उनको हिंदी साहित्य में जाना जाता है। अगला प्रश्न, उर्दू से हिंदी में कौन आया? पहला विकल्प है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है माधव मिश्र, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है मिश्र बंधु। तो उर्दू से हिंदी में आने वाले जो साहित्यकार हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है सर्वप्रथम उर्दू भाषा में अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनका झुकाव हिंदी की तरफ हो जाता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में कौन दो लेखक हुए? उत्तरार्ध यानी द्विवेदी युग के लगभग अंतिम छोर में। पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ये दो ऐसे साहित्यकार हैं जो द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में आए। सरदार पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह के 6 बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध लिखे माने जाते हैं और सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग में भावात्मक निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, ये इनके बड़े ही प्रसिद्ध निबंध हैं। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कवियों को क्या प्रेरणा दी? पहला विकल्प खड़ी बोली अपनाने की, दूसरा ब्रज भाषा अपनाने की, तीसरा अवधी भाषा अपनाने की, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कवियों को जो प्रेरणा दी थी वो कि हमारे हिंदी साहित्य की भाषा खड़ी बोली होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कविता को मन के भाव आवेग का आसान तरीका किसने बताया है? तो ये परिभाषा जो है कि कविता को मन के भाव आवेग का आसान तरीका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में गद्य की विधाएं उच्च रूप में बढ़ीं,
यानी कौन कौन सी विधाएं ऐसी हैं हिंदी साहित्य की जो द्विवेदी युग में और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ती हैं, जिनमें गंभीर विषयों के ऊपर लेखन होता है। पहला विकल्प है गंभीर निबंध, दूसरा है विवेचनापूर्ण आलोचना, तीसरा है मौलिक कहानियाँ, उपन्यास, नाटक। तो उपरोक्त सभी गद्य की विधाएं अपनी उच्चता को द्विवेदी युग में प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न, काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने किस सभा की स्थापना की थी? पहला विकल्प ब्राह्मण सभा, दूसरा नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा धर्म सभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो काशी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली कैसी थी? पहला विकल्प साफ सुथरी, दूसरा संयमित, तीसरा परिमार्जित एवं प्रसन्न शैली, चौथा उपरोक्त सभी। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो शैली में है ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला, बाबू श्याम सुंदर दास की गद्य की शैली कैसी थी? पहला विचारात्मक, दूसरा औदात्यपूर्ण व्यास शैली, तीसरा संवाद शैली, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इस प्रकार की शैली का प्रयोग बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न, गोविंद नारायण मिश्र की गद्य शैली किस प्रकार की है? पहला तत्सम प्रधान, दूसरा समास बहुल, तीसरा पांडित्यपूर्ण, चौथा ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं गोविंद नारायण मिश्र की गद्य शैली में पाई जाती हैं। अगला, बाल मुकुंद गुप्त की गद्य शैली है। पहला विकल्प ओजस्वी, दूसरा प्रवाहपूर्ण तीखी, तीसरा व्यंग शैली, चौथा ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं बाबू बाल मुकुंद गुप्त की गद्य शैली में पाई जाती हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह की गद्य शैली है। पहला लाक्षणिक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आवेगशील, चौथा ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं अध्यापक पूर्ण सिंह की गद्य शैली में पाई जाती हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली की विशेषता है। पहला विकल्प चिंतन प्रधान, दूसरा आत्मविश्वास मंडित, तीसरा तत्वान्वेषणी समाज शैली, चौथा उपरोक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी विशेषताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गद्य शैली में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न, बाबू गुलाब राय की गद्य शैली की विशेषताएं थीं। पहला विकल्प सहज हास्यपूर्ण, दूसरा विचार प्रधान, तीसरा संयमित शैली, चौथा ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं बाबू गुलाब राय की गद्य शैली में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ नहीं है? पहला विकल्प नाट्यशास्त्र, दूसरा हिंदी नवरत्न, तीसरा रसज्ञ रंजन, चौथा काव्य मंजूषा। तो रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, काव्य मंजूषा ये सभी आलोचना ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, जबकि नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना नहीं है। पहला विकल्प रघुवंश, दूसरा हिंदी महाभारत, तीसरा कुमार संभव, चौथा विचार विमर्श। तो इन सभी रचनाओं के अंतर्गत रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, इन सभी का अनुवाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, लेकिन विचार विमर्श का इन्होंने अनुवाद नहीं किया है। अगला, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कब और किसे आचार्य की उपाधि दी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। पहला विकल्प 1931 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, दूसरा 1932 ईस्वी में श्याम सुंदर दास को, तीसरा 1933 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने
सन 1931 ईस्वी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। यानी इस प्रश्न का विकल्प ए उत्तर सही है। अगला, श्रीधर पाठक किस युग के कवि हैं? तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। वो इसलिए कि श्रीधर पाठक का आगमन हिंदी साहित्य में भारतेंदु के उत्तरार्ध में होता है और उस समय जो है भारतेंदु के उत्तरार्ध और द्विवेदी युग के पूर्वार्ध के बीच में ही एक नई काव्यधारा हिंदी में पनप रही थी, चल रही थी, जिसका नाम है स्वच्छंदतावाद। इस स्वच्छंदतावादी कविता धारा के प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? गुप्त जी, दूसरा है रत्नाकर, तीसरा है हरियोध, चौथा विकल्प है भारतेंदु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये द्विवेदी युग के कवि न होकर भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, ये कथन किसका है? पहला विकल्प रामचंद्र शुक्ल, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र, चौथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का माना गया है। अगला, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना है। पहला विकल्प है किसान, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है साकेत, चौथा है भारत भारती। तो मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र प्रेम से जो ओतप्रोत रचना है वो है भारत भारती और इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान ये 3 खंडों में विभाजित है। साकेत इनका लिखा गया 1931 ईस्वी में महाकाव्य है, जिसमें नायक लक्ष्मण और नायिका उर्मिला को चित्रित किया गया है। निम्न में कौन सी रचना महाकाव्य है? पंचवटी, दूसरा विकल्प है साकेत, तीसरा है किसान, चौथा है भारत भारती। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आती है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला विकल्प है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है उर्वशी, चौथा है प्रियप्रवास। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रियप्रवास। इसका प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का लिखा गया महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी माना गया है। और विकल्प सी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। अगला, रत्नाकर की उद्धव गोपी संवाद से संबंधित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पहला विकल्प गंगा अवतरण, दूसरा है उद्धव शतक, तीसरा है हिंडोला, चौथा है रत्नाष्टक। तो रत्नाकर जी की उद्धव गोपी संवाद से संबंधित जो प्रसिद्ध रचना है वो है उद्धव शतक। अगला, रायबरेली के दौलतपुर गांव में जन्म लेने वाला हिंदी का महान साहित्यकार कौन था? पहला विकल्प भारतेंदु, दूसरा गुप्त जी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा हरियोध। तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में जन्म लेने वाला हिंदी का महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? पहला विकल्प हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने, दूसरा विकल्प विद्वानों ने, तीसरा विकल्प महात्मा गांधी ने, चौथा विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी और
मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, जो कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, जिससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हरिऔध, तीसरा रत्नाकर, चौथा गुप्त। तो द्विवेदी युग के जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला, परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ, जो कि आधुनिक युग का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? वैदेही वनवास, दूसरा विकल्प परिप्रवास, तीसरा रस कलश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैदेही वनवास, परिप्रवास और रस कलश ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं और वैदेही वनवास, परिप्रवास ये दोनों उनके महाकाव्य हैं, जबकि रस कलश ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है और इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। अगला, परिप्रवास पर हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा मंगला प्रसाद पारितोषिक, तीसरा साहित्य वाचस्पति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो परिप्रवास पर हरिऔध जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो था मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला, द्विवेदी युग के किस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण प्रदान किया था? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के जिस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था वो थे मैथिली शरण गुप्त जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की द्विवेदी युग की रचना है। परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो महाकाव्य है द्विवेदी युग की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, द्विवेदी युग की रचना है। लेकिन कामायनी ये द्विवेदी युग की रचना न होकर छायावाद की रचना है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला, अंग्रेजों ने देशभक्त की रचना होने के कारण प्रतिबंधित किया था। पहला विकल्प राष्ट्र भारती, दूसरा भारत भारती, तीसरा साकेत, चौथा विकल्प हल्दी घाटी। तो अंग्रेजों ने देशभक्ति की रचना होने के कारण जिस रचना को प्रतिबंधित किया था वो है भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इस रचना को अंग्रेजों ने इस कारण प्रतिबंधित किया चूँकि इस रचना के अंतर्गत भारतीयों को, भारतीय समाज के लोगों को देश के प्रति सचेत होने, देश के प्रति जागृत होने, अपने देश के लिए तन मन धन से समर्पित होने के लिए आमंत्रित किया गया था, आवाहन किया गया था, जिससे क्रांति की ज्वाला हमारे समाज के लोगों में भड़कती, जिस कारण जो है अंग्रेजों ने देशभक्त की रचना होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला, साकेत की रचना में कवि का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला विकल्प उर्मिला के चरित्र को उभारना, दूसरा देशभक्ति, तीसरा राम का चरित्र, चौथा उपरोक्त सभी। तो साकेत की रचना में कवि का जो मुख्य उद्देश्य था उर्मिला के चरित्र को उभारना। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी के चरित्र का लगभग वर्णन किया है। उसमें सर्वोपरि चरित्र भगवान श्री राम का और माता सीता का रखा है, लेकिन जो स्थान लक्ष्मण को और उनकी पत्नी उर्मिला को मिलना चाहिए था, जो ना मिल पाने के कारण ही साकेत महाकाव्य की रचना हुई, जिसमें उर्मिला को नायिका मानकर उनके चरित्र को और ही उदात्त दिखाया गया है। अगला, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। पहला विकल्प राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा श्याम नारायण पांडे, चौथा श्रीधर पाठक। तो हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी हैं और हल्दी घाटी भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य रचना है।
अगला, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं के संपादक थे। पहला विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, तीसरा सियाराम शरण गुप्त, चौथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं के जो संपादक रहे हैं वो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगला, द्विवेदी युग के ऐसे कवि का नाम बताइए जिसने सारा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। पहला विकल्प मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना सारा काव्य द्विवेदी युग के अंतर्गत पूर्णतया ब्रज भाषा में लिखा है। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस उपनाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। पहला विकल्प है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, दूसरा है स्नेही, तीसरा है अनामदास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में अपनी जो रचनाएं उपनाम से छापते थे वो इनका नाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अगला, खड़ी बोली में कृष्ण राधा का युगान रूप चित्रण करने वाले कवि कौन हैं। तो पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तीसरा है रत्नाकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली में कृष्ण राधा का युगान रूप चित्रण करने वाले जो कवि हैं वो हैं हरिओद जी। चूँकि हरिओद ने परिप्रवास में जो कृष्ण और राधा का चित्रण किया है उसमें उनका युगान रूप स्वरूप देखने को मिलता है। इस परिप्रवास महाकाव्य की जो प्रथम पंक्तियां हैं, दिवसा अवसान का समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरफ शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हरिओद जी ने कृष्ण और राधा का जो युगान रूप चित्रण किया है उसमें जो राधा हैं वो लोक सेविका के रूप में दिखाई गई हैं। अगला, द्विवेदी युगीन ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। पहला विकल्प श्रीधर पाठक, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा सत्यनारायण कविरत्न, चौथा हरिओद। तो द्विवेदी युग में ब्रज कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं सत्यनारायण कविरत्न। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन भ्रमर गीत परंपरा की रचना नहीं है। पहला विकल्प है परिप्रवास, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है उद्धव शतक, चौथा है भ्रमर दूत। तो परिप्रवास, उद्धव शतक और भ्रमर दूत में भ्रमर गीत परंपरा पाई जाती है, जबकि पंचवटी में भ्रमर गीत परंपरा नहीं पाई जाती है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला, एक भारतीय आत्मा उपनाम किस कवि को दिया जाता है। पहला विकल्प राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत जिस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। बालकृष्ण शर्मा जी ने भी राष्ट्रीयतापरक रचनाएं लिखी हैं और राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में भी राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। तो साथियों, ये द्विवेदी युग से संबंधित विषय का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली कक्षा आपको लगातार समय पर सबसे पहले उपलब्ध होती रहे। और अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम और अधिक परिष्कार के साथ अगली कक्षा पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।